मेरा सबसे पहला सवाल नितेश सर आपसे यही है। जी। मैंने जो सवाल लिखे हैं वो वही पूछूंगा। मुझे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि अधिकतर मुझे वो सवाल पता होते हैं जो लोग पूछने वाले हैं, आपकी केस में मुझे पता ही नहीं है। तो एनीवेज, ईमानदारी के साथ सवाल और ईमानदारी के साथ जवाब होंगे तो मजा ही आएगा। जी, क्या नेहरू जी दादरा और नागर हवेली के भारत में विलय के पक्ष में थे? उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ नहीं किया। जब आप कहते हैं पक्ष में थे या नहीं थे, ये आप एक वैल्यू जजमेंट ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ इसलिए नहीं किया कि उस समय की जो भौगोलिक परिस्थिति और विश्व की परिस्थिति थी, उसके आधार पर पुर्तगालियों के खिलाफ, जो दादरा नगर हवेली गोवा दमन दीव के ऊपर आधिपत्य जिनका था, उनके खिलाफ जाना नेहरू जी को सही नहीं लगा, क्योंकि पुर्तगाल नाटो का एक हिस्सा था और नेटो का ये एक जो फाउंडेशन थी वो यही थी कि अगर नेटो के किसी भी देश पर किसी बाहर के देश का हमला होगा तो वो सारे देश मिलकर उस हमले का बदला निकालने के लिए उन पर प्रति हमला करेंगे। तो नेहरू जी को तब ऐसा लगा था कि हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ है और हमारे पास शायद इतनी शक्ति नहीं है कि हम नेटो के एक मेंबर कंट्री के ऊपर हम लोग अटैक कर सके, तो इसीलिए उन्होंने वो हमला नहीं किया। लेकिन उन्होंने संसद में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा, समथिंग टू द इफेक्ट, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं कोट कर रहा बट पैराफ्रेजिंग दैट होल थिंग, व्हिच इज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द पोर्टुगीज getting freedom from the Portuguese is the responsibility of the people living in the territories occupied them. And India will have nothing to do with it. Neither the Indian government nor the Indian people will have anything to do with it. मतलब एक स्ट्रोक में आपने उन सबको ये बता दिया कि इंडियन तो आप कोई नहीं, अब हम इंडियन हैं और हम आपको आजाद करने के लिए कोई मदद नहीं करेंगे, जो करना है आपको करना है। लेकिन उनका ये जो बयान था वो पूरे देश में गूंजा और उसके कारण बहुत सारे लोगों को बहुत सारा जोश आया कि ये हमारे बंधु हैं जो उस इलाके में हमारे भारत के हैं, हम इनकी मदद नहीं कर रहे, हमारी सरकार मदद नहीं कर रही। तो ये जो मेरी कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, इन सब लोगों ने अलग अलग और फिर मिलकर ये सोचा कि अगर भारत सरकार पुर्तगालियों को भगाकर इन इलाकों के हमारे बंधुओं को आजाद करने का काम नहीं करेगी तो उसे हम करेंगे। उसी से पूरी कहानी शुरू होती है। तीन मुख्य पात्र कौन थे आपके हिसाब से? तीन लोग अगर आप नाम लेना हो, वैसे तो बड़े सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं। हाँ, गोदावरी परोलेकर है, लेकिन बिल्कुल सबका अपना योगदान है। लेकिन जो योद्धा थे, उन योद्धाओं में अगर आप नाम लेना चाहेंगे तो इसमें प्रमुख से तीन गुट थे जो लड़े। एक गुट पंजाब महाराष्ट्र का था, पुणे का था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। उन सब स्वयंसेवकों के एक तरह से कहा जाए तो कप्तान थे एक राजा भाऊ वाकणकर। ये सारे जितने 10-12 स्वयंसेवक थे पुणे के, ये सारे के सारे बहुत साधारण परिवारों से थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसके पीछे बहुत सारी धन दौलत हो, संपत्ति हो, कोई पावर हो या किसी सरकार में कोई कनेक्शन हो। बहुत मामूली लोग थे ये लोग सारे। इनके नेता थे राजा भाऊ वाकणकर। जो गुट आया था गोवा से, वो था आजाद गोमांतक दल। आजाद गोमांतक दल गोवा कांग्रेस से टूट के बना था। जिस तरह नेताजी के बीच में और गांधी जी के बीच में मतभेद हुए थे कि सशस्त्र क्रांति होनी चाहिए या शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए, उसी तरह वहां भी मतभेद हुए और जो लोग टूट के अलग गोवा कांग्रेस से हुए उन्होंने आजाद गोमांतक दल बनाया। तो आजाद गोमांतक दल के अध्यक्ष थे तो विश्वनाथ लवांदे, लेकिन उनके जो कप्तान थे सबसे डेयर डेविल थे नहीं कहना चाहिए, वो हैं, वो अब भी गोवा में रहते हैं। ही वाज एन एक्स IGP और वो जब पंजाब में इंसर्जेंसी थी तो उस टाइम ही वाज वन ऑफ द मेन पीपल बिहाइंड पुटिंग दैट इंसर्जेंसी डाउन। तो बहुत ही डेयर डेविल किस्म के आदमी। ही वाज मिस्टर प्रभाकर सेनारी। और एक ऐसा नाम लूंगा, गोदावरी में पारोलेकर, मोहम्मद रफी, सुधीर फड़के, ये नाम सारे जुड़े हैं, लेकिन एक नाम महत्वपूर्ण है विच इज जेत्रुबाइन घूम। जेत्रुबाइन घूम एक ऐसा नाम है जो किसी ने इतिहास में कहीं पढ़ा ही नहीं है। ये वहां के जो वर्गली ट्राइबल्स थे, कोंकणा डोंडिया ट्राइबल्स थी, उनकी नेता थी। और आखिर की जो लड़ाई हुई जिसमें पुर्तगालियों को आखिरी शिकस्त देकर उनको भारत से भगाया गया, उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो अगर आप कहते हैं तो गोदावरी भाई पारोलेकर, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, सुधीर फड़के, बाबा साहेब पुरंदरे, सो मेनी अदर्स, लेकिन प्राइमरीली राजा भाऊ वाकणकर, प्रभाकर सेनारी और लास्ट में जेत्रुबाइन घूम। नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो फ्रेंच, ब्रिटिश और डच या पुर्तगीज आपस में बहुत लड़ते थे, पर आपस में इनकी सोच कम ही टकराई हुई, इतना इन्होंने लोकल्स को यूज करा कि लोकल एक दूसरे को मारना चाहते हैं। क्या चक्कर? अगर देखा जाए तो ये जो हम लड़ाई जिसकी हम बात इस किताब में कर रहे हैं, उसमें हमारे तरफ से 22 या 23-25 बच्चे लड़े थे और उनकी तरफ से 375 पुर्तगाली सैनिक जो फुली आर्म्ड थे। लेकिन इनमें पुर्तगाली डिसेंट के केवल 3 ही थे, बाकी 372 भारतीय थे जो उनके लिए काम कर रहे थे। तो ऐसा हम क्यों करते थे? सिर्फ हम उन लोगों को ही क्यों सोचे जो उनकी सेना में भर्ती होते थे? उन राजा महाराजाओं को, नवाबों को और खान बहादुरों को क्यों ना सोचे जो अपने अपने सेनाएं होने के बावजूद भी अपनी सेना को पूरी तरह से कभी मुगलों के कभी अंग्रेजों के आगे सरेंडर करा के उनकी तरफ से जिनका प्रयोग करते थे। तो ये शायद मानसिकता की कहीं कमी रही हो, कहीं ना कहीं शायद भारत हमारा एक है और हम भारतीय हैं, इसकी शायद हो सकता है कि उस समय बहुत ज्यादा एक अवेयरनेस ही ना रही हो। मतलब जयपुर का आदमी अपने को जयपुरी ही समझता था, जोधपुर का राजा अपने को जोधपुरी ही समझता था। ये सारे मिलकर एक भारतवर्ष की शायद परिकल्पना इनकी बुद्धि में थी नहीं, इसलिए सब लोग अलग अलग सोचते थे कि जहां तक हमारे ग्रुप का, हमारे स्टेट का, हमारे छोटे से इलाके का फायदा हो रहा है तो हम वो काम कर लेते हैं। क्योंकि देखिए सालों से आधिपत्य रहा। आप पूछेंगे जब बाहर से मुगल आए, तुर्क आए, तो उनकी सेनाओं में क्या सारे के सारे वो वहां से लोग लेके आए थे? वो भी तो हमारे यहीं के लोग काम करते थे उनके लिए।
कई बार धर्म परिवर्तन कर कर भी करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि ये एक ऐतिहासिक रूप में शायद आदत पड़ गई थी कि जो भी वहां शीर्षस्थ होगा हमें तो भैया उसके साथ ही काम करना है। और लोग पिछले 11 सालों में करंट जो सरकार है उसने कितने लोगों को अपनी फेवर में कन्वर्ट कर लिया। और लोग सवाल उठाते हैं कि मुगलों के टाइम पे मुसलमान कैसे बन गए तुम? अरे यार 10 साल में लोग बदल जा रहे हैं, 300 400 साल में क्यों नहीं बदले? बिल्कुल।